हाँ यार, तू सही कह रही है, बहुत दिन हो गए मिले हुए। बता कब मिलेगी? अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। क्या हुआ, अचानक फ़ोन क्यों रख दिया? वो उसका पति ऑफिस से आ गया ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब कि कब तक सहेलियों से बातें करती रहोगी? अपने पति से भी बात करो। क्यों बच्चों जैसी शर्मा रही है? सही तो कह रही है तेरी भाभी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू ना जल्दी से शादी कर ले। ये जिसे चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती इसकी शादी होगी? इससे शादी करेगा कौन? पता लगा ससुराल में चाय की जगह चाशनी बन रही है। मम्मी भैया देखो ना कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ही बेकार समझते हैं। हाँ तो उसे कहने का मौका क्यों दे रही है? घर का काम काज सीख ले और शादी करके घर बसा ले। देख बेटा, सही टाइम पे शादी कर लेगी ना तो समाज में इज्जत बनी रहती है और लड़का भी अच्छा मिल जाता है। तुम लोग तो मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए हो। अरे कर लेगी शादी, तुम उसे परेशान मत करो। आपने ही इसे सर पर चढ़ाया है, इसीलिए कोई काम ढंग से नहीं आता। अब ये आज से ही करके काम काज सीखेगी और कल से लड़के वाले इसे देखने आएंगे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहुत हो गया। सही सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूंगी अब। मम्मी मुझे कुछ टाइम तो दो। अरे बहुत दे दिया टाइम, अब और कुछ नहीं। उम्र निकल जाएगी तो फिर पछताती रहेगी। कल चुपचाप तैयार रहना। अगले दिन एक लड़का अपनी माँ के साथ मोहिनी को देखने आया। लड़के का नाम रवि था और उसकी माँ शीला देवी। आइए आइए, बहुत इंतज़ार था आपका। नमस्ते। बहुत सुंदर है आपकी बेटी। तो रवि बेटा, आप क्या करते हो? अभी तो अपना खुद का बिजनेस संभाल रहा हूँ, ठीक ठीक आमदनी है। हमारा अपना मकान, गाड़ी, सब कुछ है। आपकी बेटी खुश रहेगी। सरकारी नौकरी नहीं है? जी नहीं, मेरा बिजनेस है। मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? माफ़ कीजिए, पर मुझे ना सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी करनी है। बिजनेस का क्या भरोसा, ये कभी भी डूब जाएगा। मुझे तो शादी उससे करनी है जिसके पास सरकारी नौकरी हो। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए मना कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मोहिनी, ये क्या कह रही हो? कुछ तो सोच कर बोलो। कितना अच्छा लड़का है। मोहिनी, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सोच लो एक बार। नहीं, मैंने सोच लिया है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। चलो रवि, यहाँ से। इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इनके तो भाव बहुत ऊंचे हैं। हमें नहीं करनी ऐसे घर में शादी। तुम्हें इस फैसले पर बाद में पछताना ना पड़े। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं सोच समझ कर ही शादी के लिए मना कर रही हूँ। शीला वहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। तभी मोहिनी पे गुस्सा करते हुए नूतन कहती है, मोहिनी, ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा रिश्ता तूने एक पल में मना कर दिया। एक बार भी तुझे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? वाह मोहिनी, मैंने तो पहले ही कहा था ये शादी के काबिल नहीं है। लो, जो कहा था वही हुआ। रवि और उसकी माँ के जाने के कुछ ही देर बाद उनकी पड़ोसन बिंदिया वहां आई। क्या हाल है नूतन? सुना आज घर में कुछ खास चल रहा था। कौन आया था? रिश्तेदार थे क्या तुम्हारे? अरे बिंदिया, क्या बताएं, ये लड़की तो बस मुझे एक पल का सुख नहीं है। अरे क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? मोहिनी ने आज एक अच्छा खासा रिश्ता ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की के पास सरकारी नौकरी नहीं थी। भला जिसके पास खुद का काम हो वो क्यों किसी की नौकरी करेगा? हाँ, पता नहीं कैसी पागल लड़की है। कम से कम उनके सामने तो ऐसा ना बोलती। वो लोग बुरा मान कर चले गए। अब अगर उन लोगों ने बाहर जाकर उल्टा सीधा कह दिया तो भला कौन आएगा इस लड़की से शादी करने? तो इसमें गलत क्या है? आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। मोहिनी ने बिल्कुल सही सोचा है। सही सोचा है? बिंदिया, तुम भी? और नहीं तो क्या, मोहिनी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी नौकरी रहेगी तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। सुन लिया आप लोगों ने? मुझे बुरा भला कह रहे थे। चलो, कोई तो है जो मेरे दिल की बात समझ पाया। और यही तो तुम्हारी ताकत है मोहिनी। अपने सपनों और इच्छाओं के लिए लड़ना सीखो। देखो बिंदिया, तुम ना इसे और मत चढ़ाओ। इसका यही रवैया रहा तो। मम्मी,
मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान मत दो। सही है मोहिनी, अपने फैसले पर भरोसा रखो। हाँ, कुछ दिनों बाद दीपक नाम का लड़का अपने फैमिली के साथ मोहिनी को देखने आया। वो सरकारी नौकरी करता था। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए तो। देखो, इस बार सरकारी नौकरी वाला लड़का आया है। अब तो कोई बहाना नहीं बनेगा, और लड़का भी सुंदर है। लेकिन भाभी ये तो। और बेटा दीपक, क्या करते हैं आप? हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, अच्छी सैलरी है। लेकिन ये तो गंजे हो चुके हैं, 1-2 बाल ही बचे हैं। बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी में समय लगता है और तनाव भी तो बहुत होता है। इसी वजह से दीपक के बाल झड़ गए, लेकिन अब सब ठीक है और नौकरी भी पक्की है। और बालों का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं। अरे मेरे बेटे को देखो, हीरा है, हीरा बिल्कुल। मोहिनी, ये छोटी सी बात है, चुप रहो। लड़का सच में हीरा ही है। नहीं भाभी, मुझे कोई गंजा लड़का नहीं चाहिए। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंकल है। मेरी सहेली देखकर क्या बोलेंगी कि मुझे ये अंकल ही मिला था शादी करने के लिए। क्या? ये भी कोई वजह हुई मना करने की? और बाल नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? तुम खुद को क्या हूर की परी समझ रही हो? देख लेना, तुम्हें ऐसा ही लड़का मिलेगा जो किसी लायक नहीं होगा। तब देखता हूं तुम्हारा घमंड कैसे टूटेगा। हाँ हाँ, देख लेना, अपनी शादी का कार्ड तुम्हें भी भेज दूंगी। आए बड़ा मुझे सुनाने वाले। अच्छा हुआ इससे शादी को मना कर दिया मैंने। अरे बेटा शांत हो जाओ। और मोहिनी, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बाल ही सब कुछ है? हाँ मम्मी, मेरे लिए बाल बहुत मायने रखते हैं और मुझे इससे कोई समझौता नहीं करना। लड़का दिखने में लड़के जैसा तो हो। चलो दीपक, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग तो रिश्तेदारी के लायक ही नहीं है। इस लड़की की जुबान बहुत तेज है। इस लड़की से शादी वही करेगा जिसका कर्म फूटा होगा। अच्छा है हम लोग बच गए इस लड़की से। चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ, तो जाओ ना, किसकी शक्ल देख रहे हो? माँ, आज के बाद ये लोग हमारे घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपक अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। मोहिनी, अब तो तुमने हद कर दी है। अब तो लड़के के पास सरकारी नौकरी भी थी, आखिर तुझे चाहिए क्या? अरे माँ, कम से कम लड़का ठीक तो लगे। अगले दिन एक और रिश्ते वाले आए। इस बार लड़के का नाम प्रेम था। प्रेम एक सिंपल और समझदार लड़का था, जिसकी सादगी ने मोहिनी का दिल जीत लिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बैठो बैठो बेटा। मोहिनी, ये लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सभ्य भी लग रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। तो बेटा क्या करते हो तुम? अंकल, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। बहुत अच्छा। और तुम्हारी फैमिली? जी मेरी जॉइंट फैमिली है, हम सब एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली? जी, हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुम हमारे परिवार में बहुत खुश रहोगी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। मुझे सभी के साथ नहीं रहना है। अरे लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए और जॉइंट फैमिली में वो मुझे मिल नहीं पाएगी। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, ये नहीं कि शादी होते ही सभी की सेवा में लग जाऊँ। अरे लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बेटी की जैसा ही रखेगा। कोई रोक टोक नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। अगर तुम अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ रिश्ता लेकर आया। प्रेम आगे ज्यादा कुछ कहे बिना उठ जाता है और चला जाता है। मोहिनी, मोहिनी, तुमने फिर से एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ऐसी राह तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। समय बीतता गया और मोहिनी के लिए रिश्ते आते रहे, लेकिन हर बार वो किसी न किसी कारण से उन्हें ठुकरा देती। कभी किसी की नौकरी पसंद नहीं आती तो कभी परिवार। मोहिनी की जिद और बढ़ती उम्र को देखकर उसका परिवार भी धीरे धीरे उससे थक चुका था और अब रिश्ते आने भी कम हो जाते हैं। अब मैं मोहिनी से और कुछ नहीं कहूँगी। उसे जो करना है खुद करे। थक गई हूँ मैं उसके लिए लड़का देख देख कर। हम तो अब चुप ही रहेंगे। उसे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब समझेगी। बस यही डर है कि जब तक उसको समझ आएगी तब तक देर ना हो जाए। समय हवा की तरह उड़ गया। अब मोहिनी की उम्र 30 के पार निकल चुकी थी। उसके बालों में सफ़ेदी की हल्की झलक आने लगी थी। मोहिनी का परिवार अब उससे शादी की बात करना छोड़ चुका था। जो पड़ोसन बिंदिया कभी उसका सपोर्ट करती थी,
वही अब उसे ताने देने लगी। अरे मोहिनी, अब तक तुम्हारी शादी की कोई खबर नहीं आई या अब तक कोई लड़का पसंद नहीं आया? अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना कोई मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? जब तक कोई मेरी पसंद का नहीं मिलेगा तब तक तो शादी नहीं करूंगी। ऐसे क्या किसी से भी शादी कर लूं? कुछ तो सोच कर बोलो आप। अब क्या पसंद आएगा? अब तो उम्र भी बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाल सफ़ेद हो जाए और लड़के देखना भी बंद कर दे। वैसे भी मैंने सुना है आजकल बड़े अजीबोगरीब रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें। अगर अभी भी कोई पसंद नहीं किया ना तो देख लेना, इसके बाद तो रिश्ता मिलना ही मुश्किल है। आंटी ऐसी बातें मत करो। आप ही तो कहती थी ना सरकारी नौकरी जरूरी है। अब आप ही मुझे किसी से भी शादी करने के लिए कह रही हो। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग भी तो यूज़ करना चाहिए ना। अब कौन सरकारी नौकरी वाला तुम्हें देखेगा? उस वक्त अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, लेकिन तुम्हारे तो भाव ही खत्म नहीं हुए। अब भी मौका है, सही टाइम पे शादी कर लो। आपको इससे क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखो ना। मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगी मैं तो भी समाज की बात कर रही हूँ। देखो मोहिनी, समाज ऐसे ही ताने देता है। तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया, अब इसके नतीजे भी तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। मेरा काम तो तुम्हें समझाने का है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मोहिनी का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अब उसे समझ में आ गया कि समाज के ताने सिर्फ उसे नहीं, हर उस औरत को मिलते हैं जिसकी समय पर शादी नहीं होती। एक दिन मोहिनी अपनी भाभी के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसने सुना। हाँ मम्मी, अब क्या बताऊं, मोहिनी की शादी का तो कोई अता पता है नहीं। इतने लड़के आए लेकिन किसी को पसंद नहीं किया। उम्र भी तो निकल रही है, अब कौन करेगा उससे शादी? ये भाभी क्या कह रही हैं? हाँ मम्मी, मोहिनी के इस रवैये से तो सारा घर परेशान है। अब तो लोग भी पूछते हैं कि आखिर कब होगी इसकी शादी। क्या बताएं उन्हें, हर जगह यही ताने सुनने पड़ते हैं। वैसे भी अब वो 30 के पार हो गई है, अब थोड़ी ना कोई लड़कों की लाइन लगेगी। न जाने कब तक हमारे सर पर नाचेगी। ये नहीं कि शादी करके अपने घर जाए, हमारे जी का जंजाल बनी पड़ी हुई यहाँ। मोहिनी के दिल में ये बातें तीर की तरह चुभी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गई। मोहिनी अभी भी उन बातों के असर में थी और तभी वो अपने पिता के कमरे के पास से गुजरी और अपने पिता संदीप को किसी से बात करते सुना। वो दरवाजे के पास जाकर रुक गई। भाई साहब, आप ही बताए हम क्या करें। मोहिनी की शादी का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लोग हर जगह ताने मारते हैं कि बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही। अब हम क्या करें? ऐसे हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। बेटियां तो अपने भाग्य से ही ब्याही जाती है, लेकिन समाज में इन तानों का सामना करना बहुत मुश्किल है। यही तो परेशानी है। हर बार उसे समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। अब तो हमारे लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। मेरी वजह से घर के सभी लोग परेशान हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। मोहिनी को ये सब सुनकर एहसास हुआ कि उसकी जिद और फैसलों का असर उसके परिवार पर कितना गहरा हो चुका है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। समय बीतने के साथ मोहिनी के लिए अब पहले जैसे अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। अब मैंने तय कर लिया है कि अब जो भी अगला रिश्ता आएगा बिना किसी सवाल के हाँ कह दूंगी। अब मैं मायके में नहीं रहूंगी। मेरी वजह से सभी को इतनी परेशानी हो रही है। ना रहूंगी मैं, ना सभी को होगी परेशानी। मोहिनी, तुझे तो पता है अब तेरे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं। वैसे ही आज एक और रिश्ता आया है। इस बार उस आदमी के 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वो तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है। अब देख ले, अगर तूने सही वक्त पे शादी कर ली होती तो ऐसे रिश्ते नहीं आते तेरे लिए। माँ, मैं भी थक चुकी हूँ। इस बार हाँ कह देती हूँ। शायद यही मेरी किस्मत है। तुम लोगों पर बोझ बनकर मैं अपने मायके में नहीं रहूँगी। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊँ। नहीं नहीं मोहिनी, ये कैसा फैसला कर रही हो? तुम इतनी हताश क्यों हो गई हो बेटा? हम बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। माँ बहने, मैंने सब कुछ इतना मुश्किल बना लिया है। मुझे बस शांति चाहिए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगी। ये शादी तुम्हारी ज़िंदगी को और मुश्किल बना देगी। मैं जानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को यूं ही किसी के हवाले कर दो।
मोहिनी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ उसके लिए कितनी चिंतित थी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। नमस्ते आंटी। प्रेम बेटा, तुम? जी, मैं फिर से इसलिए आया हूँ क्योंकि दरअसल मुझे पहली नज़र में मोहिनी से प्यार हो गया था, लेकिन उस दिन उसने मुझे मना कर दिया। पर इतने साल बाद मैंने सोचा एक और कोशिश करूँ, क्योंकि मैं उसे भूल ही नहीं पाया और मुझे मोहिनी जितनी अच्छी लड़की फिर से मिली भी नहीं। क्या प्यार? जी, मैं आपको पहली बार में दिल दे बैठा था। मैंने सोचा क्या पता इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ दे। और हाँ, मैंने सोचा कि अगर आपको जॉइंट फैमिली से दिक्कत है तो हम लोग जॉइंट फैमिली से अलग रह सकते हैं। मैंने अपने परिवार को सारी बात बताई और वो सभी मान गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ अलग रह सकता हूँ। नहीं, अब मुझे समझ में आया है। मैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने ज़िंदगी को अब समझ लिया है। मैं दुनिया के दिखावे में अब तक जी रही थी। मुझे समझ में आ गया है कि परिवार के साथ रहना कितना अच्छा होता है। आखिर मेरी बहन को अकल आई गई। चलो, मेरी बहन को देर से मिला लेकिन लड़का तो अच्छा मिला। बिल्कुल सही कहा। आखिरकार मोहिनी को अपने जीवन का सच्चा साथी मिल गया था और इसी के साथ उसके परिवार में खुशियां आ गई। भाभी देखो, आपको माँ जी की कसम है, मना मत करना। क्या चाहिए तुम्हें? सीधा सीधा बोलो ना। और माँ जी मुझे कब से इतनी प्यारी होने लगी कि तुम मुझे माँ जी की कसम दोगी और मैं घबरा जाऊंगी। अच्छा तो चलो ससुर जी की कसम। अच्छा ससुर जी को छोड़ो, आपको नंद रानी की कसम, आप मुझे इनकार नहीं करेंगी। अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, सीधे बोलना क्या चाहिए तुझे, क्यों टाइम खराब कर रही है मेरा। अब आपको तो पता ही है ना भाभी कि आपकी मॉड्यूलर किचन के सामने मेरी वो 3 दीवारों की किचन किसी लायक नहीं है। आपको पता है ना, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं भी एक सुंदर से मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर चिमनी ऑन करके खाना बनाऊं। और तो और मेरे पापा जब यहाँ सुमित जी का रिश्ता देखने आए थे ना, तो सुमित जी की शक्ल नहीं, माँ जी का ये मॉड्यूलर किचन देखकर मेरा रिश्ता पक्का करके गए थे। लेकिन बेचारे मेरे पापा मेरी किस्मत से तो नहीं लड़ सकते ना। उनको क्या पता था इस मॉड्यूलर किचन पर मेरा नहीं, इस घर की बड़ी बहू यानी कि आपका कब्जा हो जाएगा और मेरे हिस्से में आएगा वो टूटा फूटा स्टोर रूम, जिसके अंदर पुराना गैस चूल्हा रखकर माँ जी ने रसोई का नाम लेकर मुझे पकड़ा दिया है। अरे तो सीधे सीधे बोलना, यहाँ पर किस काम से आई है या अपनी दुख भरी दास्तानी सुनाती रहेगी। भाभी रुकिए ना, मुद्दे पर आ ही रही हूँ मैं। कोई आदमी अपना दुख रो रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोकना चाहिए, दिल दुख जाता है। अब मैं ये कह रही थी कि आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर मैं भी आपकी इस मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर खाना बना लूंगी तो। आई बड़ी मेरे मॉड्यूलर किचन में खड़े होकर खाना बनाने वाली। अरे शौक है मॉड्यूलर किचन का तो जा देवर जी से कह के बनवा लेना अपना। वरना सासू माँ तो बड़े चौड़े में होकर कह रही थी बंटवारे के समय कि उन्हें इस किचन की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपनी छोटी बहू के साथ स्टोर रूम में भी गुजारा कर लेंगी। अब क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई क्या सास बहू की। अरे भाभी जाने दीजिए ना माँ जी को, माँ जी तो चाहती हैं कि हम देवरानी जेठानी में फूट पड़ी रहे। और वैसे भी आज तक कोई सास ऐसी हुई है जिसे अपनी बहुएं साथ में रहती अच्छी लगती हो। मुझे तो कभी कभी इस बात पर भी शक होता है कि हम दोनों के बीच में इस कलेश का बीज माँ जी ने तो नहीं बो दिया। तू ना बातें गोल गोल घुमा के करती है, सीधी सीधी मुद्दे पर क्यों नहीं आती। अरे भाभी बता तो दिया आपको मुद्दे की बात। मुद्दे की बात बस यही है कि मैं आपके मॉड्यूलर किचन को यूज करना चाहती हूँ। आपकी जो भी नाराजगी है ना अम्मा जी के साथ है, तो आप माँ जी को मत घुसने दो ना अपने किचन में। लेकिन मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ ना, मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप। अरे उस घटिया से किचन में पराठे बना दो तो पूरी रसोई धुएं का गोला बन जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है ये धुआं मेरे फेफड़ों में जाएगा और उसी वक्त मेरी तय बोल जाएगी। अरे अगर मेरी किचन में तू खाना बनाएगी तो मैं खाना बनाने के लिए क्या बाहर आंगन में चूल्हा लगाऊंगी। ऐसा किसने कहा आपसे, और मैं आपका किचन कोई मुफ्त में थोड़ी मांग रही हूँ। अरे ठीक है ना, आप मुझसे किराया ले लो। रसोई का किराया, अभी ये क्या भला है। अरे भाभी आपको पता नहीं है क्या, आजकल तो ये नया कॉन्सेप्ट आया है। अब जैसे अपने घर में किसी पेइंग गेस्ट को खिलाने के लोग पैसे लेते हैं ना, वैसे ही आप मुझसे रसोई इस्तेमाल करने के पैसे ले लिया करो। वैसे तो ये उर्मिला एक नंबर की डफर है, लेकिन आज उसने बात थोड़ी समझदारी की है। क्या बुराई है, वैसे भी महीने में 15 दिन तो बाहर से मंगाकर मैं खाना खाती हूँ और बाकी के बच्चे 15 दिनों में एक टाइम बनाकर 2 टाइम काम चला लेती हूँ।
बाकी टाइम तो मेरा किचन खाली पड़ा रहता है। ये किचन में खाना बनाएगी, इसी बहाने मुझे भी जेब खर्च के लिए कुछ पैसे मिलते रहेंगे। हाँ ही बोल देती हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तो इतनी रिक्वेस्ट कर रही है ना, तो अब मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन कान खोल के सुन ले, 500 रुपए घंटे का चार्ज लगेगा तेरे पे। पड़ता है तो ठीक, वरना तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्या भाभी, अब बच्चे की जान ही लेंगी क्या आप? आपको पता नहीं है आपके देवर्श्री कितना कमाते हैं? 500 रुपए एक घंटे का आप मुझसे लोगी, इस हिसाब से तो पूरे महीने की तनख्वाह मुझे आपको ही देनी पड़ जाएगी। देखो घर की बात है, 100 रुपए में सेटल कर लेते हैं ना। देवरानी की बात सुनकर जेठानी मुंह टेढ़ा करके देवरानी को घूरने लगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने ही किचन में खाना बना लूंगी। आपको आपका मॉड्यूलर किचन मुबारक। अच्छा चल ठीक है, 100 घंटे पर बात तय हुई। अब से तू जितने भी घंटे खाना बनाएगी उसका 100 रुपए घंटे के हिसाब से मुझे किराया देगी। मंजूर है ना? हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल मंजूर है। ये जो अभी अभी चटपटी नोकझोंक आपने देखी, ये सरला जी की बहू की राम मिलाई जोड़ी है। जितनी तीखी सास सरला थी ना, दोनों बहू उतनी ही चटपटी आई हैं। अब एक ही परिवार में इतना तीखा चटपटा एक साथ रहेगा तो स्वाद बिगड़ना तो लाजमी है ना। 3 साल पहले माँ जी, आजकल मॉड्यूलर किचन का जमाना है, आपने देखा है ना, अब किचन में एग्जॉस्ट फैन कोई नहीं लगाता और एक खुले में बर्तन रखने का भी रिवाज नहीं रहा। आजकल तो सब लोग लकड़ी की अलमारियां, चिमनी और बर्तन रखने की रैक भी लकड़ी की कबर्ड के अंदर बनवाते हैं। ऐसा करने से किचन एकदम साफ सुथरा नजर आता है और खूबसूरत भी लगता है। और फिर माँ जी, आप तो जानती है ना, हम औरतों की तो आधी जिंदगी किचन में ही बीत जाती है। अब अगर हम औरतें एक अच्छे किचन की डिमांड कर भी रही हैं तो उसमें बुराई क्या है? हाँ बेटा, वैसे बात तो तेरी सही है, जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी तो चाहिए ना। और ये रसोई कोई 20 साल पहले तुम्हारे ससुर जी ने बनवा के दी थी, उस समय के हिसाब से ठीक थी, लेकिन अब आजकल तो नई नई चीजें बाजार में आ गई हैं, परिवर्तन करना ही चाहिए। लेकिन बेटा समस्या ये है कि तुम्हारे ससुर जी की तो जितनी सेविंग थी ना, वो सब तो मैंने तुम दोनों की शादी में खर्च कर दी। अब मुश्किल से ही कुछ पैसे बचे होंगे उनके अकाउंट में। इतने पैसों में ये मॉड्यूलर किचन तो बनने से रहा, इसलिए चाह कर भी मैं तेरे लिए नई रसोई बनवा के नहीं दे सकती। देखिए माँ जी, 6 महीने हो गए हमारी शादी को और फिर 2 साल में देवर जी की शादी होगी। आपकी छोटी बहू भी घर में आएगी, मैं तो फिर भी किसी तरह गुजारा कर ही लूंगी। लेकिन ये जो आजकल की हाई फाई लड़कियां आ रही है ना, वो ऐसे पुराने जमाने की रसोई से गुजारा नहीं करने वाली। बल्कि मुझे तो इस बात पर भी शक है कि हमारे घर की रसोई देखकर तो लड़की वाले भाग खड़े होंगे। कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा ऐसे बेरंग से किचन को देख के? क्या बात कर रही है बहू, हमें तो आज तक यही लगता था कि रिश्ते लड़के को देखकर पक्के किए जाते हैं। तू तो मुझे नई बात बता रही है। माँ जी, गलत फहमी है ये आपकी। अब वो जमाने गए जब लड़कियां लड़कों की शक्ल और उनकी कमाई देखकर रिश्ते करती थी। अरे मॉडर्न जमाना है, आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही अपने माँ बाप को सिखा कर भेजती हैं कि ससुराल की बारीक से बारीक चीज का मुआयना करके आए। बेडरूम, किचन, हॉल सब एकदम लेटेस्ट जमाने का होना चाहिए। और फिर माँ जी, उसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना? बहू की बात सुनकर अब तो सास के माथे पर पसीना आ जाता है। तू ऐसा करना बेटा, अपने पति से कह के कुछ रुपयों का इंतजाम करवा ले और फिर उन्हीं पैसों से रसोई बनवा दूंगी मैं। वैसे भी मैंने तो रसोई से संन्यास ले लिया है। अब रसोई अच्छी हो या खराब, मुझे उससे कहाँ ज्यादा फर्क पड़ता है। अब तेरी बाकी की जिंदगी रसोई में बीतने वाली है, इसलिए तू सोच ले। बड़ी बहू का गुजारा उस पुरानी रसोई में हो नहीं पा रहा था, इसलिए वो अपने पति नवीन से कहकर पुरानी रसोई को मॉड्यूलर किचन में बदलवाने के लिए मना ही लेती है। नई रसोई तैयार करवाने में पूरे 3 लाख का खर्च आया था, जिसमें से 1 लाख रुपए सरला ने दिए थे और बाकी के 2 लाख बड़े बेटे नवीन ने। मॉड्यूलर किचन बन जाने के बाद बड़ी बहू बहुत खुश थी, लेकिन किचन चाहे जितना भी लेटेस्ट बनवा लो, खाना बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। और बड़ी बहू थी एक नंबर की कामचोर, इसलिए अब उसे पति के अलावा घर के बाकी सदस्यों के लिए खाना बनाने में आफत आने लगी। पता नहीं क्या तमाशा है, इतना बड़ा परिवार है, पूरा दिन सबके लिए खाना ही बनाते रहो। बस एक बार देवर जी की शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं अपनी रसोई अलग करने वाली हूँ। मैं सारी जिंदगी पूरे कुनबे के लिए खाना नहीं बना के खिला सकती। बड़ी बहू अलग होना चाहती थी,
इसलिए देवर की शादी के कुछ दिन पहले से ही उसने घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना लिया। क्या कहा माँ जी? आज फिर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई दाल में नमक ज्यादा लग रहा है? अरे मैं सब समझती हूँ, आपके छोटे बेटे की शादी क्या पक्की हो गई है? मेरे हाथ के बने खाने से तकलीफ होने लगी है आपको? अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती आप? मन भर गया है आपका मुझसे। अब तो आप अपनी छोटी बहू के साथ लाड़ लड़ाएंगी ना? हूँ ही मैं कौन आपकी? क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैंने कब कहा मुझे तुम्हारे हाथ के खाने में कोई परेशानी है? अरे जब से खाना लगाया है तू ही 10 बार पूछ के गई, माँ जी खाना कैसा है, माँ जी खाना कैसा है। अब जब मैंने कह दिया कि जरा सा नमक तेज लग रहा है तो राशन पानी लेके चढ़ गई मेरे ऊपर। देखा देखा आप लोगों ने कैसे माँ जी मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अरे अब मैं क्या लड़ाकू हूँ? देख लिया नवीन तुमने, तुम्हारी माँ भी से मुझसे कैसे शब्दों में बातें कर रही है। अभी तो छोटी बहू ने घर में पैर भी नहीं रखा। जिस दिन वो आ जाएगी ना, उस दिन 2 पैसे की इज्जत नहीं बचेगी मेरी इस घर में, बता रही हूँ आपको। क्यों रुला रही हो बेचारी को? कितने मन से सबके लिए खाना बनाया उसने, और अगर पूछ भी लिया कि कैसा खाना बनाए तो क्या तुम उसका मन रखने के लिए कह नहीं सकती थी कि हाँ अच्छा बनाए? अरे भाई, तो मैंने ऐसा कौन सा डंडा मार दिया तेरी बीवी को कि ये नाटक कर रही है और तू उसके नाटक में भी आ रहा है? देखा देखा आपने, माँ जी फिर से मुझे नाटकबाज कह रही हैं। मैं बता रही हूँ नवीन जी, बस परिवार के मान सम्मान के लिए एक चूल्हे में खाना बना रही हूँ मैं। जिस दिन देवर जी की शादी हो जाएगी ना, उसी दिन से अपना चूल्हा अलग कर लूंगी मैं। और आपको भी मेरी कसम है, जो आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरा ना मरा मुंह देखेंगे आप। अच्छा माँ, यही चाहती थी ना तुम? हो गया ना बस, अब घर में कलेश हो गया ना। अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी आपके। किसी के किए हुए एफर्ट की कोई कदर ही नहीं है इस घर में। किसी को नहीं दिखता कि बेचारी कितना सोचती है आप लोगों के बारे में। और माँ, आपको तो बस सास ही बनना है, कभी बेटी की नजर से तो देख नहीं सकती बहू को। ये हुई ना बात, बड़ी आसानी से नवीन जी को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया मैंने। बस मेरा रास्ता तो क्लियर है, 1-2 बार ऐसे ही नाटक करना है मुझे, और उसके बाद मेरे तो रसोई अलग करने के फैसले पर मुहर लग जाएगी। फिर उसके बाद वो ईशा आकर झेलती रहे सासू माँ और ससुर जी और नंदरानी के नखरों को। मैं तो अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताऊंगी। पूरा दिन कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी डिनर। नाक में दम करके रखा इन लोगों ने। बड़ी बहू बस देवर की शादी का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही देवर अमित की पत्नी ईशा ने घर में कदम रखा, उसके 2 दिन बाद ही बड़ी बहू मकान के बंटवारे का मुद्दा लेकर बैठ गई। माँ जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, देवर जी की शादी के बाद मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए, इसलिए अब से ये रसोई मेरी, आप लोग अपनी नई रसोई का इंतजाम करवा लीजिए। बड़ी आई रसोई हड़पने वाली। अरे किसने कह दिया? और वैसे भी इस घर में बंटवारा होगा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कैसे होगा, ये देखने के लिए अभी मैं बैठी हूँ। इसलिए तुझे ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती थी माँ जी आप यही कहने वाली हैं। अरे सीधा साधा बनने का सिर्फ नाटक करती हैं, अंदर से तो तीखी मिर्ची हैं आप। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रसोई को बनवाने के लिए 3 लाख रुपए मेरे पति ने दिए थे। इस नाते ये रसोई हुई मेरी। और वैसे भी इतना बड़ा स्टोर रूम बनवा के रखा है आपने, उसी को किचन बनवा लीजिए ना। और वैसे भी रखती क्या है स्टोर रूम में आप, खाली ही तो पड़ा रहता है। घर में पड़ रहे क्लेश को देखकर ससुर जी बड़ी बहू को मॉड्यूलर किचन दे देते हैं, और छोटी बहू के हिस्से में आता है वो किचन जो कुछ दिन पहले तक स्टोर रूम हुआ करता था, शादी के कुछ दिन बाद। माँ जी, ऐसा बेमेल बंटवारा मैंने आज तक नहीं देखा। जिठानी जी को तो आपने मॉड्यूलर किचन दे दिया और मुझे ये अंधेरा कोना पकड़ा दिया। और ऐसी क्या दुश्मनी थी आपकी मेरे साथ? न इसमें कोई खिड़की है, न रोशनदान, न धुआं बाहर निकालने की जगह है। अरे किचन ऐसा होता है क्या? छोटी बहू, मुझे क्या पता था इस दुष्ट के रंग ढंग ही बदल जाएंगे। बेटा, मुझे पता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं करूं भी क्या, मजबूर हूँ। इस घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए मैंने बड़ी बहू को उसका किचन दे दिया, और वैसे भी उसे बनवाने में ज्यादा पैसा तो उसी ने लगाया था ना। फिर बिना बात को रबड़ की तरह खींचने से क्या फायदा? ये क्या बात होती है माँ जी? भाभी ने सिर्फ किचन बनवाया तो आपने वो किचन उन्हें सौंप दिया। इस हिसाब से तो पूरा घर आपने बनवाया है, तो आपको उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन आप तो ऐसा नहीं कर रही ना। बेटा, मुझ में और उसमें यही तो फर्क है, हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं तेरी गुनहगार हूँ। तू चिंता मत कर,
कुछ दिनों बाद कोशिश करके स्टोर की कंडीशन सुधरवाने की कोशिश करूंगी। माँ जी, आपको इस स्टोर को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपनी बड़ी बहू को सुधारने की जरूरत है और उन्हें सुधारने का काम मैं करूंगी। आप चिंता मत करिए। भाभी को चालाकी दिखाने का बहुत शौक है ना, अब मैं बताती हूँ उन्हें चालाकी चीज क्या होती है। इसके बाद छोटी बहू बड़ी बहू के पास जाती है और घंटे के हिसाब से उसकी रसोई इस्तेमाल करने की परमिशन ले लेती है। बड़ी बहू लालची तो थी ही, और जैसे ही उसे पता चला कि छोटी बहू 100 रुपए घंटे के हिसाब से किराया देने को तैयार है, तो खुशी खुशी अपनी रसोई छोटी बहू को सौंप दी। छोटी बहू जैसे ही रसोई में जाती है, ढेर सारे मसाले लेकर बारी बारी से कभी हल्दी, कभी धनिया, तो कभी लाल मिर्च पीसना शुरू कर देती है। आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया था और छोटी बहू लगातार मिक्सर में कुछ न कुछ पीस ही रही थी। अरे छोटी, क्या कर रही है तू? लगातार पिछले 40 मिनट से मिक्सर ऑन करके छोड़ा हुआ है तूने, ऐसे तो ये खराब हो जाएगा। भाभी, अब आप बीच में ना बोले तो बेहतर ही होगा। अरे किराया दे रही हूँ आपको, अब मैं कोई भी सामान इस्तेमाल करूँ आप बीच में नहीं बोल सकती। याद है ना, 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया मैंने आपसे। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू मुंह बनाकर वहां से चली गई और इधर छोटी बहू ने माइक्रोवेव, मिक्सर, गैस, चिमनी सब कुछ एक साथ ऑन कर दिया था, जिससे बिजली का बिल तो बढ़ ही रहा था, किचन के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी गर्म होकर बिगड़ने की हालत में आ गए थे। 1 हफ्ते बाद, अरे छोटी, भाड़ में गया तेरा कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में बिकवा देगी तू तो मुझे। जैसे गैस का सिलेंडर पूरे 1 महीने चलता था ना मेरा, 7 दिन पूरे नहीं हो पाए, पूरा सिलेंडर खाली हो गया। मिक्सर, जूसर हमेशा के लिए खराब हो गए, ब्लेंडर के ब्लेड खराब हो गए, और ये मेरा माइक्रोवेव ओवन, इसकी क्या दुर्गति कर दी तूने। अरे क्या जला दिया इसके अंदर, जो रगड़ रगड़ के साफ करने के बाद भी निकलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तुझे अपनी रसोई किराए पे नहीं देनी, तू जाकर अपने उस स्टोर रूम में खाना बना, नहीं चाहिए तेरे 100 रुपए। अरे भाभी, ऐसे कैसे आपको 100 रुपए नहीं चाहिए? अगर आपने रसोई मेरे साथ शेयर करने से इनकार किया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपकी इस रसोई पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब आप सोच लो, या तो ये रसोई मुझे भी इस्तेमाल करने दो, वरना हमेशा के लिए रसोई मेरी। हाँ, तू ही ले ले ये रसोई। वैसे भी रसोई में इस्तेमाल करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। हर 5 दिन में अगर रसोई गैस का सिलेंडर खत्म होगा तो मैं अपना महीने का बजट कैसे चलाऊंगी। और ये ब्लेंडर, मिक्सर, जूसर, माइक्रोवेव, ये सब जो तूने खराब कर दिया, इन सब को ठीक कराने का बजट भी नहीं है मेरे पास। और अगर तुम्हारे भैया को पता चला ना, तो वो तो जान ही ले लेंगे मेरी। अरे तुझे छोटी बहन समझकर तेरी मदद करनी चाहिए थी मैंने, और तूने ये क्या किया मेरे साथ। अरे जाइए भाभी, आप और मुझे छोटी बहन समझेंगी। माँ समान सासू माँ को ठगकर रसोई हड़पते हुए ये ख्याल नहीं आया था कि आप गलत कर रही हैं। माँ जी, आज चूल्हे की रोटियां खाएंगे। मैं सोच रही हूँ आज रसोई में मिट्टी का चूल्हा रखकर खाना बनाती हूँ। मिट्टी के चूल्हे के खाने का स्वाद ही अलग होता है। अरे मेरी माँ, पूरी रसोई में लकड़ी का काम करा रखा है मैंने, फर्श से लेकर कबर्ड, कैबिनेट सब लकड़ी के हैं। तो यहाँ पर रखकर चूल्हा जलाएगी तो मेरी रसोई में आग नहीं लग जाएगी क्या? अरे तू कौन से जन्म का बदला निकाल रही है मुझसे। मैं कहती हूँ जो तुझे चाहिए ले ले, लेकिन मेरी जान छोड़ दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो धोखेबाजी करके सासू माँ से आपने उनकी रसोई छीनी है ना, वो रसोई वापस से साझे में हो जाए। हम दोनों बहू मिलजुल कर प्यार से पूरे घर के लिए एक ही रसोई में खाना बनाएं, और फिर आप कभी भी लड़ाई झगड़ा और अलग होने की बात ना करो। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ बाबा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन ये बताओ कि जो तुमने नुकसान किया है इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप चिंता मत करो, जब रसोई साझे की है तो इसके नुकसान की भरपाई भी जॉइंट अकाउंट से होगी। छोटी बहू की सूझबूझ और चालाकी के कारण घर का चूल्हा एक बार फिर से साझा हो जाता है और दोनों बहू मिलकर एक ही रसोई में खाना बनाने लगते हैं।